नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज KVE 301, KVE 401 और UHV 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन में सेट में लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 4 सेट ह्यूमन वैल्यू पर पहले भी आपके चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप कभी भी हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। चलिए आज के सेट को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कई बार एग्जामिनेशंस में आ भी चुके हैं, उन क्वेश्चंस के सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी इज। अपने शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की जो जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का जो भाव है, ये हमें किस रूप में दिखाई देता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो संयम और स्वास्थ्य, ये दो चीजें रिलेटेड हैं, और अगर हम शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी का जो भाव है उसे देखते हैं, तो वहां पर संयम को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयम। अगला प्रश्न लेते हैं, हार्मनी एज पर संयम इन द बॉडी पार्ट्स इज नोन एज। अगर हम अपने शरीर के स्तर पर देखें और हमारे शरीर के स्तर पर सभी अंग ठीक तरीके से पूरे समायोजन के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ काम कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न है हार्मनी एज पर संयम। अगर हमारा संयम के बेसिस पे हार्मनी हमने बनाई है बॉडी पार्ट्स में, तो उस स्थिति को हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्या उसे संयम कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य, हाँ, शरीर के विभिन्न अंगों को हम ठीक रूप से, सुचारू रूप से चला पाएं और उस स्तर पर व्यवस्था में चल पाएं, तो ऐसी स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, ये जो भाव है ये संयम है। और जब संयम के अनुरूप अपने शरीर के हर एक अंग को हम चला पाते हैं और उसे सुव्यवस्थित कर पाते हैं, तो वो स्वास्थ्य है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इन विच वे बॉडी सिस्टम वर्क्स। निम्न में से किस आधार पर शरीर की जो प्रक्रिया है वो कार्य करती है? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बॉडी जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करती है। शरीर स्वयं में अपने आप को संगठित करके चलता है। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग विन्यास हैं, लेकिन उन सभी का आपस में एक तालमेल है और इसी को हम लोग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना कह रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉडी। शरीर की प्रकृति किस प्रकार की है? शरीर क्या एक कॉन्शियस एंटिटी है, फिजियोकेमिकल एलिमेंट से बनी है, बायोकेमिकल एलिमेंट से बनी है, या सेमी कॉन्शियस है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर के रूप में अगर हम देखें तो हमारा शरीर फिजियोकेमिकल एलिमेंट से बना है। और यही अगर हम देखें तो शरीर की जब भी हम बात करते हैं, शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों, यानी अगर हम शरीर के अंदर देखें तो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के फिजिकल स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं और सर्टेन केमिकल्स का भी कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। दैट इज वाई प्रकृति, शरीर की प्रकृति फिजियोकेमिकल एलिमेंट के लेवल की है। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्फ। जिस तरह से बॉडी का नेचर क्या है, उसी तरह से सेल्फ का नेचर क्या है। तो जिस तरह से बॉडी फिजियोकेमिकल एलिमेंट से बनी है, उसी तरह से अगर हम सेल्फ का नेचर देखें तो सेल्फ कॉन्शियस एलिमेंट है। यानी जब भी हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो वहां पर हम सेल्फ की बात करते हैं। तो सेल्फ, जिसे हम आई कहते हैं, जिसे हिंदी में मैं कहते हैं, उसे हम एक कॉन्शियस एंटिटी के रूप में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सेल्फ का नेचर कॉन्शियस है। अगला प्रश्न देखें, द कैपेसिटी ऑफ सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग इज।
एक्सपेक्टेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब भी हम सिलेक्टिंग और टेस्टिंग की एबिलिटी की बात करते हैं, सिलेक्टिंग और टेस्टिंग की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो सिलेक्शन और टेस्टिंग की कैपेसिटी को हम लोग एक्सपेक्टेशन के रूप में देखते हैं। मानव में 3 प्रकार की क्रियाएं सदैव चलती हैं, जिसे हम डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन कह रहे हैं। तो डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन में सबसे अंत में, सबसे लास्ट में जो चीज आती है वो एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपेक्टेशन किस बेसिस पे काम करती है? सिलेक्शन और टेस्टिंग के बेसिस पे काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी लीड्स टू डिजायर्स? हमें इनमें से कौन सी कैपेसिटी इच्छा की तरफ लेकर जाती है? तो अगर हम इच्छाओं की तरफ जा रहे हैं, तो इच्छाओं की तरफ जाने के पीछे रीजन है हमारे अंदर इमेजिंग होना। लेकिन वो इमेजिंग क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट्स। हमारे अंदर कोई चित्रण चल रहा है, और वो चित्रण क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मन में कोई विचार आया है या हमने किसी विचार को उठा लिया। तो अगर हम देखें, द फॉलोइंग कैपेसिटी लीड्स टू डिजायर, विच कैपेसिटी लीड्स टू डिजायर? सो थिंकिंग कैपेसिटी, थॉट की कैपेसिटी जो है, उसकी वजह से हम डिजायर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है थॉट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, व्हाट वी एनालाइज कीप्स चेंजिंग। हम जिन चीजों का विश्लेषण करते हैं वो सदैव बदलती रहती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग इज कॉन्टिन्यूअस। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि ये विश्लेषण का जो कार्य है हमारे अंदर, ये सदैव चलता रहता है। सदैव हम विचारों के स्तर पर, कार्य के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन के स्तर पर एनालिसिस करते रहते हैं। सेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि सेल्फ एक कॉन्शियस एंटिटी है, तो सेल्फ को हम कॉन्शियसनेस के रूप में प्रेजेंट करते हैं। नीड ऑफ द बॉडी आर परमानेंट। शरीर के स्तर पर जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो सभी आवश्यकताएं परमानेंट नेचर की हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, क्योंकि शरीर फिजियोकेमिकल एलिमेंट्स से बना है, और फिजियोकेमिकल एलिमेंट से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो क्षणिक होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती। अगला प्रश्न उठाते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन व्हाट क्वांटिटी। हमें फिजिकल फैसिलिटी किस मात्रा में चाहिए? हमें भौतिक सुख सुविधा, भौतिक वस्तु किस मात्रा में चाहिए? क्या अबाउंडेंट चाहिए, लिमिटेड चाहिए, लार्ज चाहिए, प्रोफ्यूज चाहिए? तो अगर ध्यान से देखें तो जब हम फिजिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, जब हम भौतिक वस्तु, सुख सुविधा की वस्तु, संसाधनों की बात करते हैं, तो उनकी आवश्यकता मानव के रूप में हमें लिमिटेड है। एक समय में एक ही प्रकार की आवश्यकता है, और उस एक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हमें एक निश्चित समय के लिए करनी है। ठीक, तो अगर ध्यान से देखें तो फिजिकल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंजॉयर? इंजॉयर हम किसे कहते हैं? इंजॉयर का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग ह्यूमन वैल्यू जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो हम लोगों ने 3 वर्ड्स को देखा, डूअर, सीयर और इंजॉयर। 3 ये वर्ड हैं, डूअर, सीयर एंड इंजॉयर। उसमें से ही एक इंजॉयर है, यानी भोक्ता। इंजॉयर को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो भोक्ता। कौन ऐसा है जो सभी प्रकार के अनुभवों का भोग करता है? सो उसे हम लोग भोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न, क्लॉथिंग, नरिशमेंट एक्सेट्रा आर द नीड्स ऑफ बॉडी। क्लॉथिंग और नरिशमेंट जैसी चीजें किसकी नीड है? तो आंसर के रूप में आप देख पा रहे हैं, बॉडी की नीड है। तो जब भी हम क्लॉथिंग की बात करें, जब भी हम नरिशमेंट की बात करें, जब भी हम फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें, ये सारी चीज़ें शरीर के स्तर पर आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर है बॉडी। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी 2 यूनिट्स? हर 2 इकाइयों के मध्य क्या उपस्थित होता है? तो इस प्रश्न को अगर हम देखें तो नेचर एग्जिस्टेंस से यह प्रश्न लिया गया है।
प्रकृति और अस्तित्व से। तो जब हम अस्तित्व को देखने जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकृति जो है अस्तित्व में समावेशित है। तो प्रकृति को हम अस्तित्व के एक स्वरूप के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखें तो प्रश्न कुछ इस तरह का है कि दो यूनिट्स के बीच में क्या दिखता है। तो जब भी हम स्मॉलर लेवल पे या लार्जर लेवल पे देखें तो दो यूनिट्स के बीच में हमें स्पेस दिखाई देता है। ठीक, ये स्पेस कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखाई देता है। तो ये ज्ञान के स्तर पर हमें समझने का विषय है। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि जब हम दो यूनिट्स की बात करते हैं, दो इकाइयों की बात करते हैं, तो उनके मध्य हमें स्पेस दिखाई देता है। अगला प्रश्न, मटेरियल यूनिट्स आर, किस नेचर की मटेरियल यूनिट्स होती हैं? मटेरियल यूनिट्स का नेचर क्या है? तो आप नाम से ही स्पष्ट है, आप भी जानते हैं मटेरियल जितनी चीज़ें होती हैं, मटेरियल वेलबींग के लिए जितनी चीज़ें होती हैं, वह सभी टेम्परेरी होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेम्परेरी। सो temporary word will be filled in the space. Material units are temporary in nature. अगला प्रश्न, when nature is submerged in space it is known as। देखें, अभी एक स्लाइड पहले और कुछ क्वेश्चंस पे बात हो रही थी, वहां पर हमने बोला कि अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में हम प्रकृति को देखते हैं। तो ये प्रश्न भी वहीं से उठा है, नेचर एग्जिस्टेंस से। प्रश्न है when nature is submerged in space it is known as। जब प्रकृति को हम स्पेस में सबमर्ज्ड देखते हैं तो वहां पर हमें क्या दिखता है? ठीक, तो जब प्रकृति को हम स्पेस में सबमर्ज दिखते हैं तो वहां पर हमें को एग्जिस्टेंस की सिचुएशन दिखाई देती है, जिसे हम सह अस्तित्व कह रहे हैं। सह अस्तित्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ये देखते हैं कि मेरा अस्तित्व मेरे साथ जितनी भी चीजें हैं उन सभी के अस्तित्व के साथ है। तो प्रकृति का जो अस्तित्व है वो स्पेस के साथ है और स्पेस का जो अस्तित्व है वो प्रकृति के साथ हमें दिखाई देता है। सो इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में हम को एग्जिस्टेंस को देखते हैं। और जो ह्यूमन गोल्स हैं, अगर हम ह्यूमन गोल्स की बात करें तो मानव के स्तर पर जीते हुए गोल क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग। परिवार के स्तर पर गोल क्या है? परिवार के स्तर पर जीते हुए जो हमारा गोल है वो प्रॉस्पेरिटी है। समाज के स्तर पर जीते हुए जो हमारा गोल होना चाहिए वो फियरलेसनेस होना चाहिए। और नेचर एग्जिस्टेंस के लेवल पर जो गोल होना चाहिए वो ऑब्जर्विंग एंड सीइंग एंड लिविंग इन को एग्जिस्टेंस। देखना, समझना और जीना कहाँ पर? सह अस्तित्व में। तो ये प्रश्न के लिए जो आंसर है वो को एग्जिस्टेंस है। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच इज द ओनली प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी इन एनिमल्स? निम्नलिखित में से कौन सी चीज ऐसी है जो एनिमल्स में प्रीडोमिनेंट है, पहले से प्रभावी मानी जाती है? जानवरों में बचपन से ही कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी क्रिया ऐसी है जो हमेशा प्रभावी मानी जाती है? टेस्टिंग एंड सिलेक्शन, कंपोजिशन, ग्रोथ, एग्जिस्टेंस। तो इससे पहले हम लोगों ने एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करी थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है? सुविधाओं को जुटाना, उनका प्रयोग करना और उन्हीं में जीना एनिमल कॉन्शियसनेस है। सही समझ में जीना, राइट फीलिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना, हार्मनी में जीना, ये जो पार्ट है ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में हम देखते हैं टेस्टिंग और सिलेक्शन। जब भी एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स की प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है टेस्टिंग और सिलेक्शन, यानी वो चयन करते हैं और आस्वादन कर सकते हैं। सही समझ या सही भाव के स्तर पर उतने वो योग्य नहीं है कि वो उस स्तर पर कार्य कर सके। अगला प्रश्न, विच इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑर्डर? मटेरियल ऑर्डर की सबसे जो मूलभूत विशेषता है वो क्या है? कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और रिस्पायरेशन, बोथ ए एंड बी? यस, द आंसर इज, जब भी हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और मटेरियल ऑर्डर जिसे हम फिजिकल ऑर्डर भी कहते हैं या पदार्थ अवस्था भी कहते हैं। तो जब हम पदार्थ अवस्था की बात करते हैं तो पदार्थ अवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है
वो कॉम्पोजिशन और डीकॉम्पोजिशन है, यानी वस्तु का निर्माण और विनिर्माण का होना, वस्तु का बनना और वस्तु का समाप्त होना। तो कॉम्पोजिशन एंड डीकम्पोजिशन ये मटेरियल ऑर्डर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। परजर्वरेंस, ब्रेवरी एंड जनरसिटी आर द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्वभाव ऑफ परजीवियरेंस, ब्रेवरी, जनरसिटी। ये किसके प्राकृतिक गुण हैं? प्लांट ऑर्डर के, मटेरियल ऑर्डर के, एनिमल ऑर्डर के और ह्यूमन ऑर्डर के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि प्लांट्स, मटेरियल और एनिमल्स में ब्रेवरी, जनरसिटी और परजीवियरेंस नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक ही बचता है कि ये स्वभाव धीरता, वीरता और गंभीरता का जो स्वभाव है, धीरता, वीरता और उदारता का जो स्वभाव है, ये हमेशा ह्यूमंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। नेचर इज इक्वेलेंट टू, प्रकृति को हम किसके समान देख रहे हैं? नेचुरल वर्ड, फिजिकल वर्ड, मटेरियल वर्ड। तो अगर ध्यान से देखें तो प्रकृति को हम इन तीनों के समानांतर देखते हैं। अगर नेचुरल वर्ड की बात करें तब भी हम नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिजिकल वर्ड में भी हम नेचर को इंक्लूड करते हैं और साथ ही साथ मटेरियल वर्ड। तो इन तीनों को हम नेचर में देखते हैं। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट नेचर को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच कन्फर्मेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? निम्नलिखित में से मानव के अंदर कौन सी चीज उपलब्ध है या कौन सी चीज विद्यमान होनी चाहिए? संस्कार, सीड, ब्रीड एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मानव जो है संस्कार आधारित है। अनुषंगिता की बात अगर हम करें तो मानव संस्कार अनुषंगी है, शिक्षा संस्कार अनुषंगी है, या बीज अनुषंगी है, या जाति जाति अनुषंगी है, या कॉन्स्टिट्यूशन नियम अनुषंगी है। तो अगर ध्यान से देखें, विधान अनुषंगी है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर है मानव संस्कार, शिक्षा और संस्कार अनुषंगी है। यानी मानव के मानव होने के लिए, मानव को मानव बने रहने के लिए शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है। तो दिस इज द इनहेरेंट क्वालिटी जो मानव में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, परस्परता इज, परस्परता को हम किस रूप में देख सकते हैं? इंट्रा कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस, फुलफिलमेंट। तो इस प्रश्न को शायद पहले भी हम लोगों ने देखा है। जब भी हम परस्परता की बात करते हैं तो परस्परता को हम लोग इंटरकनेक्टेडनेस के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल एथिक्स इज द इम्प्लीकेशन ऑफ, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो किसका इम्प्लीकेशन है प्रोफेशन में? तो राइट डिसीजन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थिंकिंग, राइट बिहेवियर। इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रोफेशन में अगर हम एथिक्स पे जा रहे हैं और एथिक्स पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी मानव का सही समझ के साथ जीना और सही भाव के साथ जीना महत्वपूर्ण माना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो क्या निकलता है? राइट अंडरस्टैंडिंग। सो अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स करें तो प्रोफेशनल एथिक्स इज द इम्प्लीकेशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन द प्रोफेशन। ये है राइट आंसर। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आगे ह्यूमन वैल्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस को एक सीरीज के रूप में मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा और जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जामिनेशंस आ रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आपको मैं ये कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करूंगा। बने रहें। जो भी लोग ह्यूमन वैल्यू पढ़ने वाले और समझने वाले हैं उन तक हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।